सुप्रभात, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में क्विक रिवीजन के तौर पे ज्ञान बिंदु का जो नोट्स है भारत का संवैधानिक इतिहास यानी फर्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे क्विक रिवीजन के तौर पे। भारत का संवैधानिक इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 16 ईस्वी को शाही चार्टर के द्वारा क्या किया था, कंपनी को 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया था। इसके द्वारा जब स्टार्टिंग हुआ था तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था, 15 वर्षों के लिए, ठीक 15 वर्षों के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों पर व्यापार करने का अधिकार दिया था, जिसमें से कंपनी का संविधान और उसकी शक्तियाँ विशेषाधिकार निर्धारित थी। उसमें क्या था, कंपनी को संविधान के तौर पे विशेष शक्तियाँ भी दी गई थी। आगे चल के ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कब के 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में एक नवीन चार्टर मतलब नया चार्टर आदेश पारित किया, जिसमें जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। तो जो महारानी एलिजाबेथ थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए दिया था, 15 वर्षों के लिए। लेकिन जो सम्राट जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया चार्टर आदेश के द्वारा उसको क्या किया, अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया। अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया, विस्तारित कर दिया। फिर 1771 ईस्वी में जो है 1771 के अंत तक कंपनी जो है बंगाल की सत्ता पर पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण जो है ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु समय समय पर विभिन्न एक्ट पारित किए गए थे। एक्चुअली में क्या हुआ था कि 1771 ईस्वी तक कंपनी जो है बंगाल पे क्या किया, पूर्णतः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसके कारण ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए समय समय पर क्या किया, एक नया एक्ट लाए, जिससे क्या है कंपनी को नियंत्रण किया जा सके। यानी कंपनी को नियंत्रण करने के लिए एक्ट लाया गया था। फर्स्ट आपका है 1700, आपका कंपनी का जब शासन की बात करते हैं तो कंपनी का जब शासन हुआ 1773 से आपको 1858 तक इनका कंपनी का शासन चला, और 1858 के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में यह शासन चला गया। हम पढ़ लेते हैं, इसमें एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कि आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या आपको विशेषताएँ हैं उसके बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। इस समय जब प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आपका कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। और किस समिति के द्वारा, तो गुप्त समिति के द्वारा जो है अब इनका क्या हुआ, गठन किया गया था। किसके द्वारा, गुप्त समिति की सिफारिश पे ही आपका ये गठन किया गया था। तो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। किस समिति के द्वारा, तो गुप्त समिति की सिफारिश पे ही क्या किया गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है गठन किया गया। इस अधिनियम में भारतीय संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व है। इस अधिनियम का जो है भारतीय संवैधानिक इतिहास में क्या है, विशेष महत्व था। अब इसकी बात करते हैं कि यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम का यह क्या था, यह पहला कदम था। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधिकार में लेने के लिए क्या किया गया था, तो ये इनका ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया क्या था, ये आपका उठाया गया पहला कदम था। किसके विरुद्ध लाया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसमें क्या है, कंपनी को क्या गया, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली, और इसके द्वारा ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डली। और इसके द्वारा जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही जो है भारत में क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। और किस समिति के सिफारिश पे आया था, तो गुप्त समिति के सिफारिश पे आया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा यह जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जो पहला कदम था। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब हम पढ़ेंगे कि 1773 में क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे। तो 1773 में क्या हुआ, बंगाल के जो गवर्नर था उसका नाम बदल कर क्या रखा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का क्या रखा गया, गवर्नर जनरल, जिसकी सहायता से जो 4 सदस्यीय कार्यकारी जो है परिषद का गठन किया गया।
4 सदस्यीय कार्यकारी का गठन किया गया, जो शासन की समस्त शक्तियाँ का उपयोग और संयुक्त रूप से करते थे। जो शासन की समस्त शक्ति का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। अब बात करते हैं कि इस एक्ट में जो है वारेन हेस्टिंग को क्या किया गया, आपका फर्स्ट जो है आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट के तहत जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आपका वारेन हेस्टिंग्स। और यहाँ पे हम तो आपका अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और उसके 4 सदस्य कौन कौन थी, तो आपका फिलिप फ्रांसिस, उसके बाद आपका क्लीवेरिंग, मानसन और बैरवेल, यानी फ्रांसिस, क्लीवेरिंग, मानसन और बैरवेल, ये 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में नामित है। मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जो आपका मद्रास और बम्बई के जो है गवर्नर थे, उसको क्या कर दिया, उसको भी बंगाल जो के गवर्नर जनरल के अधीन इसमें कर दिया गया। पहले क्या थे, ये स्वतंत्र थे, पहले प्रेसिडेंसिया क्या थी, ये स्वतंत्र थे। लेकिन जैसे ही आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत ही जो है मद्रास और बम्बई के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही 1773 से 1774 ईस्वी में क्या किया, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल था। तो 1774 ईस्वी में क्या किया गया, तो 1774 ईस्वी में आपको एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और स्थापना की बात कीजिए, उसके अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे। और अन्य अगर बात करें तो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 पर्सन थे अन्य में। कौन कौन से, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। आपको ये नाम याद रखना है, आपको एग्जाम में यही नाम पूछा जाता है। तो कौन थे, तो आपका प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। इस अधिनियम में एक और नियम बनाया गया था कि बिना लाइसेंस का क्या है, कंपनी के कर्मचारी को बिना लाइसेंस के प्राप्त किए निजी व्यापार नहीं कर सकता है। कंपनी के कर्मचारी को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता, निजी व्यापार नहीं कर सकता है। और उपहार पे क्या कर दिएगा, उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिएगा। और इसके द्वारा ही ब्रिटिश सरकार का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी का गवर्निंग बॉडी के माध्यम से ही कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी, इसमें जो है आपको राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जो है आपको ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना और लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट को शक्ति का सीमांकन नहीं किया था। बंगाल के जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसका और आपका कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था उसका वो सीमांकन नहीं किया था शक्ति का। ये जो है 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की क्या थी, एक्ट को प्रयास या भूल की संज्ञा इसके कारण दी जाती है। एक बार से फिर से पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को शाही चार्टर प्राप्त किया, जिसमें 15 वर्षों के लिए क्या किया, 15 वर्ष के लिए चार्टर दिया गया था। कितने के लिए, 15 वर्षों के लिए दिया गया था। जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए दिया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद 1609 ईस्वी में किसके द्वारा, तो आपका जेम्स प्रथम के द्वारा 1609 ईस्वी में क्या किया गया, इसको अनिश्चित काल के लिए, कितने के लिए, अनिश्चित काल के लिए इनको बढ़ा दिया गया। और 1771 ईस्वी तक जो है बंगाल पर पूर्ण सत्ताधिकार हो गया। और इसको नियंत्रण में, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए एक क्या है, एक्ट पारित किया गया। और इसी को आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाता है। उस समय आपका प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ थे। और किस समिति के आधार पर, तो गुप्त समिति के आधार पर इसका गठन किया गया। ये आपका पहला कदम था ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया। इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, आपको बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया। 4 सदस्यीय आपका कार्यकारी थे। उसमें वारेन हेस्टिंग आपको प्रथम गवर्नर जनरल इस बंगाल का बनाया गया। और इसमें 4 व्यक्ति कौन कौन थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लीवेरिंग, मानसन और बैरवेल। और इसमें क्या किया, मद्रास और बम्बई को इसके गवर्नर को इसकी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।
1774 में एक आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसमें शामिल था। प्रथम अगर मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए सर एलिजा एम्पे थे, और अन्य में चैम्बर्स्टर, लिस्टर और हाइट कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। इस अधिनियम में बिना लाइसेंस प्राप्त किए आपका क्या कर सकते हैं? व्यापार नहीं कर सकते हैं। उपहार रिश्वत पर क्या प्रतिबंध किया गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से नियंत्रण सशक्त हो गया। राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी, ये आपको इंपॉर्टेंट है। राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। और इस तरह से गवर्नर जनरल की इसमें क्या हुआ? गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास या भूल की संज्ञा जिसके कारण दी जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, यानी 1773 में क्या है, उसकी कमियों को दूर करने के लिए आपको 1781 एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सांसद ने अमेंडमेंट एक्ट 1781 पारित किया गया, जिससे क्या करते हैं आपको बंदोबस्त, क्या करते हैं बंदोबस्त, यानी आपका बंदोबस्त कानून बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विभिन्न विधि निर्माण की शक्तियाँ क्या की गई? प्रदान की गई। इस अध्याय में आपको इसमें क्या गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए आपको विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई। और इसमें क्या गया? प्रमुख प्रधान गवर्नर जनरल परिषद, क्या गवर्नर जनरल परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के क्या है संबंधों को सीमांकन किया गया, जो 1773 में आपका नहीं किया गया था, उसकी शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया था। इसमें जो है गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों को भी सीमांकन किया गया। राजस्व वसूली मामला और राजस्व वसूली से जुड़े मामले जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए। जो पहले था कि आपका शक्ति का सीमांकन नहीं होने के कारण जो है राजस्व संबंधी जो है मामला आपका सर्वोच्च न्यायालय में जाता था, लेकिन जैसे ही 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून आया, उस कानून के अंतर्गत जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया गया? आपका राजस्व संबंधी मामलों को बाहर कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई कंपनी अगर सरकारी हैसियत से कोई कार्य करता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा। अगर वह क्या करेगा? सरकारी हैसियत से अगर कोई काम कर रहा है तो वह क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है। कलकत्ता यानी कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। और इसमें क्या है? भारत के धार्मिक और सामाजिक रीतियों तथा परंपराओं को ध्यान रखा गया। किसमें ध्यान रखा गया? तो न्यायालय के आदेशों और विधियों में संपादन जो हो रहा था, तो भारतीय के धार्मिक और सामाजिक रीतियों को भी, परंपराओं को भी आपको न्यायालय में ध्यान रखा गया। इस कानून के द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। प्रांतीय न्यायालय की अपील जो है कहाँ दायर हो? आपका जनरल काउंसिलिंग के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक विवादों और कठिनाइयों को दूर करने, सुदृढ़ करने के सहायक हुए। जो आपका रेगुलेटिंग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके विवादों को दूर करने में मेन यह रोल निभाया 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट बंदोबस्त कानून। नेक्स्ट है आपका 1784। 1784 को बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगर उस प्रधान की बात की जाए तो प्रधानमंत्री कौन थे? आपका विलियम पिट। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट। उनके निगरानी में ही जो है आपका ये पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं की थी, तो आपको राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। किसका कार्य को? जो राजनीतिक संबंधी कार्य थे और जो व्यापार संबंधी कार्य थे, वो दोनों को अलग कर दिया गया। इसने जो है निदेशक मंडल, व्यापारिक मामलों को अधीक्षण के लिए क्या नियुक्त किया गया? तो निदेशक मंडल को नियुक्त किया गया। और आपको जो है राजनीतिक मामलों के लिए आपको क्या किया? राजनीतिक मामलों के लिए आपको नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, तो आपके निदेशन मंडल जो किसका नियंत्रण करेगा? तो व्यापारिक मामलों को और राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित की गई। भारत में जो है द्वैध शासन, भारत जो है आपका द्वैध शासन जो है यहाँ से शुरुआत होता है आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत से, और जो 1800 यहाँ से स्टार्ट होने के बाद 1858 तक ये विद्यमान रहेगी। आपको कौन सा? 1784 में स्टार्ट हुआ, भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित हुई और 1857 तक यह व्यवस्था लागू रहेगा। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का निरीक्षण का नियंत्रण करे। ये नियंत्रण बोर्ड की क्या शक्ति थी
कि ब्रिटिश नियंत्रण जो है भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करें। अगर हम बात करते हैं 1784 का मेन जो आपका मुद्दे क्या क्या थे, तो इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद जो 4 संख्या थी उसको 4 से क्या घटा दिया, उसको 4 से घटा कर कितना कर दिया गया, तो उसको 4 से आपको घटा के कितना कर दिया, 3 कर दिया गया। पहले आपका था जनरल परिषद की संख्या 4 थी, उसमें घटा के 3 कर दिया गया। गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार दिया गया। गवर्नर को क्या कहेगा, परिषद पर विशेष जो गवर्नर का था पावर, उसको क्या कर दिया, परिषद पे विशेष अधिकार दे दिया गया। बम्बई मद्रास की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। इसमें 1784 में जो है पूरी तरह से जो है मद्रास और बम्बई की जो सरकार है उसको पूरी तरह से आपको गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत कम भारत में जीती हुई क्षेत्र है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस एक्ट के तहत यानी 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत ही जो है भारत में जीती हुई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यानी भारत में जो भी ब्रिटिश के द्वारा जो क्षेत्र जीता गया उसको क्या बोला गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। किसमें, 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट में। उसके बाद 1786 में एक्ट ऑफ 1786, इसमें थे आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहेगा, 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से 2 मांगे रखी थी। पहला कि इसको सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया जाए, और इनको गवर्नर जनरल पर क्या किया, आपको गवर्नर जनरल पर शक्ति का अधिकार यानी वीटो पावर इनको दिया जाए। इसका मतलब यह है कि यह विशेष मामलों में अपनी काउंसिलिंग के निर्णय को मानने न मानने का अधिकार हो। मतलब इसके तहत जो है गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। यह अपने परिषद का बात मान भी सकता है और नहीं मान सकता है। 1786 एक्ट आया था, उस समय आपका बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आपका यह पहला व्यक्ति था जो आपका सेनापति कमांडर इन चीफ बनाया गया 1786 में। अब आया 1786 में 1793 का चार्टर एक्ट। 1786 चार्टर एक्ट में जो है जो शक्तियाँ कॉर्नवालिस को दी गई थी वो आने वाले सभी गवर्नर को और प्रेसिडेंसियों को दिया गया। इसके तहत भारत में व्यापार के एक अधिकार को, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अधिकार को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया। यानी 1793 ईस्वी में जो है आपके एक अधिकार जो है आपका ब्रिटिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को क्या कर देगा, एक अधिकार सिर्फ ब्रिटिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है, उसको बढ़ा कर कितना कर देगा, 20 वर्षों के लिए बढ़ा देगा 1793 ईस्वी से। इसमें क्या बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकार के ऊपर नियंत्रण गवर्नर जनरल को ही क्या कहेगा, बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकार के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति दे देगी कि आपका गवर्नर जनरल इस पर बम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी क्या करेगा, उसका नियंत्रण करेगा। और इसमें इस अधिनियम के तहत नियंत्रण मंडल के सदस्य और कर्मचारी का वेतन, इसमें अध्ययन रखना, नियंत्रण जो मंडल बनाया गया था किसके लिए बनाया गया था, तो व्यापारी के संबंधित कंट्रोल के लिए नियंत्रण मंडल की स्थापना किया गया था। और आपको कर्मचारी जो इनका वेतन जो है वो किससे दिया जाएगा, तो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये भी क्या है 1793 के में आपको ये ध्यान रखना है। और 1700 में आपको वीटो का याद रखना है और सेनापति कमांडर चीफ। और आपको भारत में जो जीती हुई क्षेत्र ब्रिटिश का आधिपत्य कहा गया है वो आपको 1784 एक्ट अधिनियम, ये आपका हो गया 1793 हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में व्यापार करने का एक अधिकार मिला था 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए, लेकिन बाद में क्या किया गया था, उसको बढ़ा दिया गया था नियमित काल के लिए। इससे पूर्व जो है 1593 ईस्वी में क्या हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को लिमेंट को किसको मिला था, लिवेंट को स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार मिला था। कौन था, लिवेंट। 1593 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी कौन था, लिवेंट। तो आपको यह ध्यान रखना है। अब आता है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से। इसमें 2-3 पॉइंट जो है बहुत वो इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त यानी आंशिक रूप से क्या है, एक अधिकार जो है समाप्त कर दिया, लेकिन जो है आपका चीन के साथ, किसके साथ, चीन के साथ जो है आपका व्यापार, चाय का व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो आपको ध्यान रखना है। तो 1813 का चार्टर एक्ट में क्या गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत के साथ व्यापार का जो एक अधिकार था, सिर्फ ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या कर सकती है, भारत के साथ व्यापार कर सकती है, उस अधिकार को ये समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ सिर्फ चाय है, चाय के व्यापार के एक अधिकार को बनाए रखा। और यह क्या किया, सभी ब्रिटिश वासियों के लिए आपको व्यापार के लिए खोल दिया गया। कुछ सीमाओं के तहत जो है आपको इसको भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश वासियों के लिए आपको खोल दिया गया।
इसमें आपको यह ध्यान रखना 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष भारतीय विद्वानों को या प्रोत्साहन को, यानी बोल सकते हैं शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपये आपको बजट बनाया गया किसमें, 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में। नेक्स्ट है ईसाई मिशनरियों का क्या क्या धर्म प्रचार की अनुमति मिली। जो आपका ब्रिटिश थे ईसाई, वो क्या करते हैं, भारत में अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत में कंपनी क्षेत्रों में ब्रिटेन के राजा का प्रभुता को स्थापित किया गया। भारत में कंपनी शासित क्षेत्र में क्या गया, भारत में जो कंपनी शासित क्षेत्र थे उस पर क्या गया, ब्रिटेन के राजा के प्रभुता को स्थापित किया गया। और भारत के स्थानीय सरकार को व्यक्तिगत व्यक्तियों पर कर लगाने का लिए, भारत की जो स्थानीय सरकार को क्या किया गया, व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। क्या किया गया कि जो आपका व्यक्ति होगा उस पर कर लगाएगा कौन, तो भारत की स्थानीय सरकार, जो स्थानीय सरकार है। अगर नहीं भुगतान करेगा तो दंड की भी व्यवस्था इसमें की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है, दंड की भी क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है आपको 1813 में याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, 1813 में रखना है कि आपका व्यापार को एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चीन के साथ एक अधिकार बनाना चाय के लिए, और सभी ब्रिटिश वासियों के लिए खोल दिया गया व्यापार को। 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष आपको शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति मिल गई। और कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटेन के राजा प्रभुता स्थापित कर दिया गया। और पर व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए जो अधिकृत किया गया कौन, भारतीय का स्थानीय सरकार, अगर उसका भुगतान नहीं करते तो दंड की भी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है आपको 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। इसमें क्या किया गया, व्यापार को जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत वहीं आपका शासन रह गया। ब्रिटिश सरकार की ओर से अब कंपनी का जो है आपका सिर्फ भारत पे ही रह गया। क्या रह गया, भारत पे। इस तरह जो है आपका बंगाल का गवर्नर जनरल को अब क्या कर दिया गया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसको क्या बोला गया, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और सिविल और सैनिक शासन, राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। किसको, गवर्नर जनरल जो बनाया गया था भारत का, पहले था बंगाल का गवर्नर, अब क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और आपका सिविल सैनिक शासन राजस्व की निगरानी इसकी आपको सौंप दी गई। और प्रथम बात करते हैं तो प्रथम आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। क्या है आपका प्रथम, अगर भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आपको क्या रखना है, वारेन हेस्टिंग्स। उसके नहीं, उसमें 1833 में और देख सकते हैं क्या है, कानून बनाने की जो शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति केंद्रीकरण करके गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। मद्रास और बम्बई के परिषदों को कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। और जो मद्रास और कानून के जो बनाते थे आपका कानून, वो सब समाप्त कर दी गई। सिर्फ क्या किसको मिला गया, तो शक्ति को केंद्रीकरण कर दिया गया। कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसको क्या कर दिया गया, तो केंद्रीकरण कर दिया गया। सिर्फ गवर्नर जनरल ही क्या कर सकते हैं, आपको भारत के लिए कानून बना सकते हैं। विधायी क्षेत्र में भी केंद्रीकरण आरंभ हो गया, विधायी क्षेत्र में भी आपका केंद्रीकरण आरंभ कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया, परिषद में विस्तार कर दिया गया। पहले 3 सदस्य थे, उसमें एक नया सदस्य जोड़ा गया, उसका नाम है विधि सदस्य, जो चौथे के रूप में जोड़ा गया। और विधि आयोग की नियुक्ति की गई, एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई, किसके अनुशंसा पर, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। कब किया गया, तो 1834 ईस्वी में किया गया, क्योंकि 1833 ईस्वी में आपका चार्टर एक्ट आया था और इसमें 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कौन सा, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, कब, 1834 में। इस अधिनियम के तहत धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को आपका धर्म, जाति और जन्म स्थान पर जो भेदभाव था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी किसी के जन्म हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आपको कोई पद धारण करता है किसके तहत, धारा 87 के अंतर्गत। 1843 में आपको दास्ता धारा 5 के तहत समाप्त कर दिया गया। दास्ता को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और आपको 1843 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो दास्ता अधिनियम था उसको 1843 में समाप्त कर दिया गया।
राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया किसको? राजस्व के संबंध में गवर्नर जनरल परिषद को। गवर्नर जनरल परिषद को जो है आपको क्या कर दिया गया? आपको पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया किसको? राजस्व से संबंधित था उसको पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, सिविल चयन के लिए आपका खुली प्रतियोगिता की स्थापना की गई। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसको प्रधान को समाप्त कर दिया गया और आंग्ल प्रचार विवाद को सुलझाने के 1834 में एक मैकाले आयोग का गठन किया गया। जो आंग्ल और प्राच्य जो विवाद थे उसको सुलझाने के लिए 1834 ईस्वी में मैकाले आयोग का गठन किया गया और 1835 ईस्वी में भारत में जो है आपका शिक्षा का जो साधन बनाया गया वो क्या बनाया गया? वो आपका बनाया गया अंग्रेजी। 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण में प्रथम धुंधले आपका संकेत जो है 1800 चार्टर के एक्ट से मिलते हैं। यानी भारत के जो संविधान के निर्माण की बात करते हैं तो भारत में जो संविधान का निर्माण जो है इसी चार्टर एक्ट से आपको धुंधले दिखाई देने लगते हैं कि यहाँ से आपका नियम कानून बनने लगा है। नेक्स्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 चार्टर की बात करते हैं तो 1853 में चार्टर के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम का एक अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसमें क्या कर दिया आपका गवर्नर जनरल की जो है परिषद की जो है विधायी और आपका प्रशासनिक दोनों कार्यों को क्या कर दिया गया? इसमें अलग कर दिया गया। और इस गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की नियुक्ति 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। इसमें विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितना हो गई? 12 हो गई। अगर आपको परिषद की संख्या कितनी हो गई? तो 12। इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया, नई गठन किया जिसको भारतीय विधान परिषद कहा गया। गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया। यह परिषद ने छोटी संसद लघु संसद की तरह काम किया। यह क्या किया? गवर्नर आपका थे उसके में कितने सदस्य हो गए? 12। 6 नए सदस्यों की वृद्धि हुई थी और इस विधान परिषद का गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें भारतीय विधान परिषद कहा गया और एक छोटी संसद की तरह थी। इसी में सभी कार्य के लिए निर्णय लिए जाते थे। इस अधिनियम के तहत जो है सेवा में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ किया गया। इस प्रकार पहली बार जो है सिविल सेवा में भारतीयों को भी शामिल किया गया। आपको 1853 में ही क्या किया गया? आपको उसी एक्ट के तहत 1853 एक पहली बार जो है सिविल सेवा में इसको शामिल किया गया। और आपको बात करते हैं तो 1854 ईस्वी में क्या किया गया? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। किसके लिए? मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी? 24 से कम करके आपको 18 कर दिया गया। इसमें 6 सदस्यों को क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया। किसमें? मैकाले समिति है। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और इसमें जिसने जो निदेशक मंडल के जो सदस्य थे 24 से घटा कितना कर दिया? आपको 18 कर दिया गया। इसमें 6 सदस्यों को नियुक्त क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसमें पहली बार भारतीय विधानसभा में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रावधान। आपका अगर बात करें तो पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के अधिनियम। और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में 4 भारतीय प्रांत क्रमशः बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा चुनाव किया जाने लगा। अब क्या होगा? 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध होता है तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद 1858 से 1947 तक आपका शासन रहा ब्रिटिश का और इसके पहले जितने भी थे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। 1857 का जो आपका युद्ध हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद ही जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश शासन ने क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त करके ब्रिटिश करार के अधीन कर दिया गया। और इसके बाद जो है दो आपका नए पद भारत के राज सचिव का सृजन पद हुआ और इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त करके उसके समस्त अधिकार भारत के राज सचिव को दे दिया गया था। जो आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी वो दोनों समाप्त करके
किसको कर दिया गया, तो भारत के आपके राज्य सचिव को पावर ये दे दिया गया। कब हुआ था, तो 1857 का जो प्रथम आपका संग्राम हुआ था उसको, उसके बाद ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। और इसमें एक नया पद आपको क्रिएट किया गया था, कौन सा, भारत के राज्य सचिव। और इस प्रकार भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त हो गया। ये कब से था, जो 1784 से समाप्त हुआ था और आपका 1858 ईस्वी तक चला, और यह जो द्वैध शासन प्रणाली था वह समाप्त हो गया। भारत में राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। जो भारत का राज्य सचिव आपका पद जो है वो जो कि बनाया गया वो किसके प्रति, तो ब्रिटिश के संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये आपको ध्यान रखना है, किसके प्रति, ब्रिटिश के संसद के प्रति जो है ये उत्तरदायी होते थे। कौन, तो आपके भारत का राज्य सचिव। कौन था, भारत का राज्य सचिव। भारत ब्रिटिश मंडल के एक सदस्य होता था। इसमें आपका सहायता के लिए 15 भारतीय परिषद का गठन किया गया। 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से और 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। इनका खर्च जो है भारतीय राजस्व से वहन किया जाता था। जो खर्च था इनका भारतीय राजस्व से किया जाता था। भारतीय मामले में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अगर बात बोले तो मुगल पद जो है समाप्त कब हुआ था, तो 1858 के अधिनियम के जो अधिनियम के तहत इसके पद को समाप्त कर दिया गया। और इसके तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। क्या किया गया, मंत्री पद की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत जो है मंत्री पद की स्थापना व्यवस्था की गई। और इसका गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रखा गया। और वायसराय में आपका प्रथम वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्निंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। कौन, लॉर्ड कैनिंग। 1858 में भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन थे, अगर प्रथम राज्य सचिव की बात की जाए तो लॉर्ड स्टेनली। और आज़ादी के समय राज्य सचिव कौन थे, लिस्टोवेल। और भारत के प्रथम राज्य सचिव की बात करते हैं तो कौन थे, लॉर्ड स्टेनली। भारत शासन अधिनियम आपका 1861 की बात करते हैं तो संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। और इस अधिनियम के तहत कानून निर्माण की जो प्रक्रिया भारत के प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। इसमें क्या हुआ, भारत के जो प्रतिनिधित्व को इसमें शामिल किया जाए, किसमें, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में। इसमें जो है वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 क्या किया गया, 12 अधिकतम मनोनीत सदस्यों को प्रदान किया गया। इसमें से आधे सदस्य जो गैर सरकारी होना आवश्यक था। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में क्या किया गया 3 लोगों को, किसने, कितने लोगों को, 3 लोगों को। ये कौन कौन थे, तो भारतीयों में बनारस के राजा कौन थे, बनारस के राजा, उसके बाद पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये तीनों जो है विधान परिषद में इनको मनोनीत किया गया। तो अगर बात करें कि विधान परिषद में अगर भारत के प्रतिनिधित्व की बात करें तो 1861 में ही प्रतिनिधित्व मिला। और आपका 3 व्यक्तियों का 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दिया गया था। कौन, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। इसने वायसराय को विशेषाधिकार आपात अध्यादेश जांच करने का अधिकार दिया। इसने वायसराय को जो है आपको इसमें जो है इस अधिनियम 1861 में है आपको एक विशेषाधिकार और आपात स्थिति में जो क्या करने का, एक अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। क्या दिया, अधिकार दिया। इसकी मात्रा अगर अवधि की बात की जाए तो अवधि कितनी थी, 6 माह तक। मात्र 6 माह तक आप अध्यादेश जारी करके अपना अधिकार यूज कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई। इस अधिनियम वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की आपको एक अनुमति दी गई, जिसके आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार विभागीय प्रणाली की स्थापना की। अगर क्या किया, ये आपको वायसराय की कार्य परिषद को अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए क्या किया गया, कार्य करने के लिए आपको नियम बनाने की अनुमति थी। और इस अनुमति के आधार पर ही जो है लॉर्ड कैनिंग ने जो है भारतीय शासन में पहली बार विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई। कब किया गया, यानी पोर्टफोलियो, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो की स्थापना की कब की गई, तो 1861 ईस्वी में। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यह 1861 चार्टर अधिनियम में क्या क्या वायसराय जो पद बना था तो उसी में आपको इसको एक पावर दिया गया ताकि अपने वायसराय के परिषद को सुविधा रूप से कार्य कर सके। और उसी को सुचारू रूप से कार्य करने देखते हुए 1861 में विभागीय प्रणाली की स्थापना
की गई। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। क्या किया? तो आपको 1861 ईस्वी में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की जो शक्ति उसको वापस दे दिया गया। यहाँ से यहाँ जो केंद्रीकरण था पहले, अब विकेंद्रीकरण पर वो स्थापित हो गया। इसके तहत बंगाल 1862 ईस्वी, उत्तर प्रदेश 1866 ईस्वी में विधान परिषदों का गठन किया गया। यानी सब क्या है, अलग अलग विधान परिषद का गठन किए। पंजाब में 1897। तो इस तरह से उसके बाद 1892 का है, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या को बढ़ा दिया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद न्यूनतम के 10 और अधिकतम 16 अतिरिक्त गैर संख्या निर्धारित किए गए। इससे पहले जो न्यूनतम संख्या थी 6 और अधिकतम थी 12। परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई और भारतीय सदस्यों के बजट पर आपको ये देखना है कि भारतीय सदस्यों को क्या क्या बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ और प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। क्या किया गया? प्रश्न पूछने का भी अधिकार इनको दिया गया। किसमें? 1892 के चार्टर एक्ट अधिनियम में। इस पर किंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। कौन सा? पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न के बाद भी आपको जो प्रश्न होते हैं वो आपको पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है। तो भारतीय को बजट पर बहस करने का अधिकार कब मिला? 1892 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत। और आपको पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में जो है गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रदान किया गया। ब्रिटिश काल में पहली बार जब बजट की शुरुआत जो है आपका पहली बार जो बजट की शुरुआत जो है 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? तो जेम्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था। अगर बजट की बात की जाए तो बजट की जो शुरुआत हुई थी, ठीक, बजट की शुरुआत इस पर क्या हुआ? भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इसलिए जो है 1892 में 1860 ईस्वी में जेम्स विल्किंसन के द्वारा जो है पहली बार बजट की आपका 7 अप्रैल 1860 द्वारा शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो। यहाँ आपको ध्यान रखना है कौन था? मार्ले मिंटो 1909 ईस्वी में। इस अधिनियम के तहत 1909 ईस्वी में जो है सर जॉर्ज ऑन्डेल समिति, कौन सा था? सर जॉर्ज ऑन्डेल समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया। कौन सा? 1909 का आपको मार्ले मिंटो अधिनियम, सुधार अधिनियम। ठीक है। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में किसके आधार समिति के रिपोर्ट पर? सर जॉर्ज ऑन्डेल की समिति के रिपोर्ट पर। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी नाम से जाना जाता है। भारत का सचिव कौन था? भारत का उस समय सचिव था लॉर्ड मार्ले। और भारतीय परिषद के वायसराय की बात करें तो कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसलिए दोनों को मिलाकर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है। और इसकी विशेषता की बात करते हैं कि प्रमुख विशेषता क्या थी। तो प्रमुख विशेषता में इसमें जो है पहली बार जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का इसमें प्रावधान किया गया। और इस प्रकार जो है आपका मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिम ही कर सकते हैं। इस प्रकार जो है पहली बार सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक ना आते, इसलिए इनको जो बोलते हैं मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है। तो पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। और इसमें क्या है, जिसमें जो है मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिम व्यक्ति कर सकते थे। और इस तरह जो है सांप्रदायिक वैधानिकता प्रदान की गई। और मिंटो जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसमें केंद्रीय अगर विधान परिषदों के आकार में वृद्धि और केंद्रीय इनको सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। और विधान परिषद बजट स्वीकार करने, वाद विवाद करने और आपका बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। यानी 1909 ईस्वी चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत ही बजट में मतदान करने का अधिकार दिया गया और वाद विवाद कर सकते थे। लेकिन बाद में 1892 के चार्टर एक्ट में इनको मिला, लेकिन पूरक प्रश्न पूछते हैं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं गया था। और उसी क्षेत्र में इनका क्या है, इनके पावर को विस्तार किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वर्षाई के कार्यकारिणी परिषद में प्रथम सदस्य विधि के सदस्य बनाया गया। और प्रथम व्यक्ति की बात की जाए तो वारसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम व्यक्ति की बात की जाए तो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और विधान परिषद में सदस्यों को पूरक यानी पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम में पारित होने के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एच
इक्कीथ, H इक्कीथ, जो आपका 1909 का आपका पारित हुआ, वो कौन थे? H इक्कीथ लिबरल पार्टी से थे। अगर 1909 ईस्वी के बारे में बात की जाए तो 9 ईस्वी में क्या क्या टिप्पणियाँ थी लोगों की, तो फर्स्ट टिप्पणी की बात की जाए, RC मजुमदार बोले कि चंद्रमा की चांदी के समान है। कौन सा है? चंद्रमा के चांदनी के समान है। कौन? तो आपको बोला गया किसके द्वारा? ये बोला गया RC मजुमदार के द्वारा कि चंद्रमा के चांदनी के समान है, RC मजुमदार। के एम मुंशी ने बोला कि यह लोकतंत्र का उभरते लोकतंत्र का गला घोट है। क्या है? उभरते लोकतंत्र का यह गला घोट दिया है, जो उभर रहा है लोकतंत्र उसको गला घोट दिया है, के एम मुंशी ने बोला। और लॉर्ड मिंटो ने बोला क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड मिंटो ने इस अधिनियम के बारे में क्या लिखा है? क्या लिखा? इस अधिनियम के लॉर्ड मार्ले को क्या लिखा था कि हम नाग के मुंह में दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। इस क्या है? हम नाग के मुंह में क्या है? दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। ये लॉर्ड मिंटो था। और किसको लिखा था पत्र? मार्ले को लिखा था। अगर हम मार्ले की बात करते हैं तो क्या था? मार्ले जो है आपका भारत का सचिव था। मार्ले कौन था? सचिव। और मिंटो कौन था? मिंटो द्वितीय कौन था? वायसराय था। इस तरह से हम क्या किए। नेक्स्ट है आपका भारत शासन अधिनियम 1919। ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। और भारत के सचिव बात की, इसको बोलते हैं आपको भारतीय मॉन्टेग्यू। भारत के सचिव की बात की जाए तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। और वायसराय की लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। यानी आपका सचिव जो है मॉन्टेग्यू था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है। मार्ले मिंटो की बात की उसी तरह से मिंटो कौन था? आपका वायसराय था। और आपका मार्ले कौन था? सचिव था। और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस प्रकार यह संवैधानिक सुधार था। 20 अगस्त 1917 घोषणा के बाद भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई थी। जो 20 अगस्त 1917 की घोषणा हुई थी उसके अंतर्गत जो है भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्थिति प्रदान करने की बात की गई थी। और इस अधिनियम के तहत अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड लॉयल जॉर्ज थे। लॉर्ड लॉयल जॉर्ज। ये अधिनियम जो है 1921 ईस्वी में लागू हुआ। 1921 ईस्वी में लागू हुआ। इस अधिनियम की अगर विशेषता की बात करते हैं, क्या क्या विशेषताएं थी, तो इसमें जो है सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी क्या किएगा? आपको पृथक सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और इसके पहले जो 1909 ईस्वी में जो है मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था सिर्फ की गई थी। प्रांतों में जो है द्वैत शासन का व्यवस्था स्टार्ट हो गया। प्रांत में कितना? द्वैत शासन की व्यवस्था गई है। और केंद्रीय में जो है प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया। और प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली की अगर बात करें कौन रखा था, इसका जनक है लियोनेल कॉर्टिस। तो आपको द्वैत प्रणाली के जनक की बात करते हैं तो जो आपका कौन है? लियोनेल कॉर्टिस है। इसके तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन हुआ। और राज्य परिषद जो है आपका उच्च परिषद था। और आपका केंद्रीय विधान परिषद जो है आपका निम्न परिषद था, जो आज भी है। आपका राज्य परिषद यानी विधान परिषद जब उच्च सदन होता है और केंद्रीय विधान परिषद आपका निम्न सदन आज भी होता है। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अगर सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60। और इसका कार्यकाल कितना होता था? ये आपका उल्टा है। तो आपका राज्य परिषद का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता था। और विधान परिषद का जो कार्यकाल होता था वो कितने वर्षों का था? वह 3 वर्षों का कार्यकाल होता था। आपको ये ध्यान रखना है। और लेकिन दोनों की शक्तियाँ की बात कीजिए, दोनों की शक्तियाँ क्या थी? समान थी। किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। और बजट की बात करते हैं तो बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ किसको था? तो ये आपको विधानसभा को था। यानी विधानसभा क्या है? उस समय भी पावर थी और आज भी पावर जो है विधान परिषद की अपेक्षा विधानसभा है। लेकिन और सबके सिर्फ बजट को छोड़ करके सभी में क्या थी? केंद्रीय विधानसभा और विधान परिषद दोनों की पावर क्या थी? सेम थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। जो प्रांतीय विषय थे उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक आरक्षित विषय और एक होता है हस्तांतरित विषय। ये कौन था? आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से करता था। यह केंद्रीय सूची के विषय होते थे, जैसे आपका राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय, प्रशासन, जेल, समाचार पत्र, कारखाना, बिजली, सिंचाई इत्यादि जो है आरक्षित विषय थे। ये जो किसके पास? गवर्नर और अपनी कार्यपालिका परिषद के सहायता से करता था। इसमें आरक्षित विषय गवर्नर के हिसाब से चलता था। और स्थानांतरित विषय तो गवर्नर के उन मंत्रियों की सहायता शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे।
यानी यह मंत्रियों की सहायता से चलता था। और आपका आरक्षित विषय गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से चलता था, जिसमें क्या है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, मापतल हो गया, पुस्तकालय हो गया। इस तरह से जो है स्थानीय विषय में मंत्रियों की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। किसके प्रति? विधान परिषद के प्रति। और आपका गवर्नर कार्यपालिका परिषद जो सहायता करता था। ली कमीशन आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? 1923 ईस्वी में। और यह भारत में सिविल सेवा की भर्ती के लिए 1926 ईस्वी में आपका क्या हुआ? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसमें आपको 1919 का चार्टर एक्ट का 1900 आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में क्या कर दिया गया? तो पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। एक बार सिक्योर की जरूरत है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत का सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसलिए इसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये संवैधानिक सुधार था। 20 अगस्त 1917 की घोषणा हुई थी कि अब आपको भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। इस अधिनियम 1921 ईस्वी में लागू हुआ। विशेषता की बात करते थे सिख, ईसाई, आंग्ल, भारतीय, यूरोपियों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन की, द्वैत शासन की स्थापना की गई। द्वैत शासन के जनक की बात करते लिए स्मार्टिस है। और केंद्रीय में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। केंद्रीय में द्विसदनीय विधायिका का गठन कर दिया गया, जिसमें से राज्य परिषद, उच्च सदन, विधान परिषद आपको है निम्न सदन। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई। इनका कार्यकाल राज्य परिषद में 5 वर्ष, विधान परिषद में कार्यकाल आपका 3 वर्ष। शक्तियाँ समान थी, लेकिन बजट पर स्वीकृति पढ़ने का अधिकार विधानसभा को ज़्यादा पावर था। आरक्षित विषय जो है गवर्नर उसकी कार्यपालिका परिषद द्वारा है। कौन कौन सा है? राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, समाचार पत्र, कारखाना, बिजली और सिंचाई। हस्तांतरित विषय की बात की जाए तो मंत्री की सहायता से की जाती थी, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि, माप तौल, पुस्तकालय, आबकारी इत्यादि थे आपका हस्तांतरित विषय। इस अधिनियम के तहत पहली बार जब भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और ली कमीशन 1923 ईस्वी में जो है भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में लोक सेवा का गठन किया गया। और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, इसमें 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्स अधिनियम में। इस अधिनियम में 1921 में लोक लेखा समिति का भी गठन किया गया। 1922 ईस्वी में जो है भारतीय सिविल परीक्षा का जो आयोजन जो है कहाँ किया गया? लंदन के साथ साथ भारत में पहली बार इलाहाबाद में किया गया था। कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। महिलाओं को मत देने का अधिकार भी इसमें प्राप्त हुआ। महिलाओं को मत देने का अधिकार क्या हुआ? प्राप्त हुआ। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया। इसके अंदर एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसमें 10 वर्ष के बाद जांच करने की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया था 1919 ईस्वी में। और इसका रिपोर्ट जो है 10 वर्ष के बाद जांच के बाद आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी। और वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो जाँच करेगा कि भारत के उत्तरदायी शासन जो है की दिशा में कहाँ तक प्रगति की स्थिति में है। 8 नवंबर 1927 ईस्वी में निर्धारित समय से आपको 2 वर्ष पूरे, यानी आपको 10 वर्ष 29 में दिलाना था आपको, लेकिन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग आपको भारत आया। और सभी सदस्य इसमें कौन थे? अंग्रेज थे। इस आयोग में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया जाए। से 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जैसे ही भारत में आया, कमीशन के आगमन का देशव्यापी क्या हुआ? विरोध हुआ। और साइमन गो बैक का नारा दिया गया। आयोग के बावजूद भी आयोग 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचार विमर्श करने को लेकर 3 गोद में सम्मेलन हुए। कौन कौन सा? 1930 ईस्वी में पहला, दूसरा 1931 ईस्वी और तीसरा आपका 1932 ईस्वी। और यही क्या है? संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा गया। और संसद के पास होने के बाद सम्राट की अनुमति पाकर भारत में शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। भारत शासन 1935 की बात करते हैं तो एक बहुत लंबा और जटिल दस्तावेज है, जिसमें 14 भाग हैं और कितना है? 321 अनुच्छेद हैं और 10 क्या है? अनुसूचियाँ हैं। यह क्या है? आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम है, जो जुलाई 1936 में आपका लागू हुआ। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन देशी रियासतों का संघ में सम्मिलित न होने का यह संघ की स्थापना नहीं हो सकी। प्रांतों में आपका द्वैत शासन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वतंत्रता की स्थापना की गई। 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसका प्रमुख कार्य संघ सरकार और इकाइयों के मत विवादों को, यानी संघ सरकार और इकाइयों के मत विवादों के लिए
निपटारा का था 1937 में। अब संघीय न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट बना। इसके तहत अब केंद्र सरकार में द्वैत शासन लागू किया गया। केंद्र में द्वैत शासन जो प्रांत में था और केंद्रीय विषय को दो भागों में बांटा गया। यह भी आपको हस्ताक्षरित आरक्षित और हस्तांतरित, परंतु यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। प्रांतों में आपका विषय 3 सूचियों में बटा था: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। विधि बनाने का अधिकार दोनों संघ और प्रांतों का था, परंतु दोनों के बीच विवाद की स्थिति में संघीय विधि को प्राथमिकता दी गई थी और अस्वीकृत शक्तियाँ गवर्नर जनरल के व्यवसाय को दी गई थी। अगर मान लेते हैं कि दोनों का अगर विवाद होता है, विवाद की स्थिति में जो है आपको कौन पावर रहेगा, तो संघीय आपको बनाएगा। ठीक, कौन बनाएगा? संघीय राज्य नहीं बना सकता है। समवर्ती सूची विधि का अधिकार दोनों संघ और प्रांत नहीं बना सकता अगर दोनों में टकराव होता है तो। लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ जो है उसको मिला था, गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी। इसके तहत 11 प्रांतों में 6 दिवसीय आपको 6 द्विसदनीय व्यवस्था पर प्रारंभ की गई। इसमें बंगाल, बिहार, मद्रास, मुंबई, असम और संयुक्त प्रांत। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर सचिव के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया। और इस अधिनियम में संशोधन सुधार रद्द करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास रखा गया। और बर्मा जो है वर्तमान में म्यांमार जो है भारत से 1937 ईस्वी में अलग हो गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसमें जो है विस्तार हुआ। फिर दलित, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व दिया गया और मताधिकार विस्तार करने का 10% जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया। मताधिकार का विस्तार करते हुए 10%, पहले क्या था, कुछ लोग ही देते थे, अब क्या कहते हैं, आपको 10% की जनता को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है इसके तहत ही की गई। लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय सेवा का आयोग, लोक सेवा आयोग के साथ प्रांतीय सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग का स्थापना की गई। 1936 ईस्वी में क्या हुआ, लखनऊ के अधिवेशन में अब कांग्रेस की जो भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया गया। 1936 ईस्वी में कांग्रेस के आपको लखनऊ अधिवेशन में। इसकी बात की जाए, अधियोजना की आलोचना किसके द्वारा की गई है, तो जवाहरलाल नेहरू बोले हैं कि एक ऐसी कार थी इसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। मदन मौलवी अटेम्प्ट है, एक बाहर रूप में लोकतांत्रिक है परंतु अंदर से खोखला है। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि यह पूर्णतः रद्दी है, मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत है। बी आर अम्बेडकर बोला कि मुझे इस आरोपों के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग संविधान के मसौदे में पुनर्स्थापित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 3 जून 1947 को माउंट बेजन योजना के अनुसार भारत का विभाजन किया गया। और ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, इसमें ब्रिटिश संसद में। और 18 जुलाई को 1947 को स्वीकृत किया गया और 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है कि इस तरह हम भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित करने के लिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को निर्धारित की गई। और इसमें 2 डोमिनियन अधिराज्य पाकिस्तान और भारत की स्थापना की गई। दोनों देशों में जब तक संविधान नहीं बनाते थे तब तक दोनों देशों के संविधान सभाओं को अपने अपने देशों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और वायसराय पद समाप्त कर दिया गया। पाकिस्तान दोनों देशों के लिए एक एक गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल के सदस्य से की जानी थी। जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो आपका मंत्रिमंडल करेगी। नए संविधान के निर्माण तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य कर रहा था। जब तक संविधान आपका निर्माण बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक जो है विधानमंडल अभी आपको संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी। साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ब्रिटिश संसद जो है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और 15 अगस्त 1947 के पश्चात ब्रिटिश संसद का दोनों डोमिनियों पर नियंत्रण समाप्त होने के कारण भारतीय मंत्री पद को समाप्त कर दिया गया और देशी रियासतों और ब्रिटेन की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, उनको किसी भी डोमिनियन में शामिल होने के भावी संबंधों निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। और इस तरह से शाही उपाधि भारत का सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, भारत पदवी का सदस्य सब समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर बनाए गए थे और माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। और भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और 1946 ईस्वी में गठित संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार किया गया। इस तरह से स्वतंत्रता पूर्व आपका गठित और अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन थे। तो आपका स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नेहरू, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेश मामलों, वैज्ञानिक शोध सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले के मंत्री, यानी राज्य से संबंधित कौन है आपका
सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका कौन सा है, आपका कृषि एवं खाद्य मंत्री। उसके मौलाना अबुल आज़ाद, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, कौन है आपका शिक्षा मंत्री, कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जॉन मथाई आपका रेलवे परिवहन मंत्री। उसके बाद आर के शनमुखम वित्त मंत्री। उसके बाद आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री। उसके बाद जगजीवन राम श्रम मंत्री। उसके बाद डॉक्टर बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। उसके बाद राजकुमारी अमिता कौर स्वास्थ्य मंत्री। CH भाभा वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद उद्योग व आपूर्ति मंत्री। नरहर विष्णु गौडगिल खाद्य और ऊर्जा मंत्री। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर जो है आपका थ्योरी ख़त्म हो गया, उसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लेवल 1 का, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो अधिकार कब सौंपी गई थी, जो सौंपी गई थी वो कब सौंपी गई थी, 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंपी गई थी, जो आपका 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 2 संधि हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 को, एक 17 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसके तहत जो है आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार करने का इसको मान्यता मिला। अगर क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आपको पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा, तो 1773 ईस्वी में ही आपका बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, जिसके अंतर्गत जो है आपको अब महाराष्ट्र, बम्बई और मद्रास दोनों इसको अधीन कर दिया गया था। 1757 में बंगाल का गवर्नर बना था, 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल। 1833 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल पद आया था भारत का, और 1858 में भारत का वायसराय पद आया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है सब लिखा हुआ है। 1757 में बंगाल का गवर्नर पद बना था, 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल, 1833 में भारत का गवर्नर जनरल, 1858 में भारत का वायसराय। निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के जनरल का अधीन हो गया था। यह 1773 ईस्वी में जो है आपका मद्रास और मुंबई के गवर्नर को है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। यानी तीनों पहले क्या थी, ये स्वतंत्र, तो ये प्रेसिडेंसिया बम्बई और मद्रास और मुंबई जो है स्वतंत्र थे, ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र थे। जैसे ही आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई को रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों के जानकारी जो है क्या है ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी में है जो आपको यह अनिवार्य कर दिया गया था कि कंपनी जो आपको भारत के राजस्व, नागरिक और सैनिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगी। ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में आपका नियम बना था। नेक्स्ट 1773 के अधिनियम में कलकत्ता में जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई, 1774 ईस्वी में। आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही जो है कलकत्ता में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात है लिंजा एम.पे, और इसमें आपके 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन थे आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। आज़ाद भारत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत में सुप्रीम कोर्ट का हुआ, और संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 ईस्वी में। निम्नलिखित किस अधिनियम बंदोबस्त अधिनियम कहा गया। बंदोबस्त अधिनियम किसको कहा गया था, आपको 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट आया था, उसको इसी को बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसी को बोला गया क्या आपका बंदोबस्त अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बंदोबस्त अधिनियम। किस अधिनियम से भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो ये आपको कहा गया था कि ब्रिटिश के अंतर्गत जितने भी आपका अधिग्रहण किए हुए थे उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। कब कहा गया था, 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ का प्रावधान किया गया। तो कमांडर इन चीफ अगर बात करें तो सबसे पहले कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। वो आपको 1786 अधिनियम आया था। कब आया था, 1786 के अधिनियम में आया था। और इसमें वीटो का अधिकार, 2 अधिकार मिले थे आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को, सेनापति, कमांडर इन चीफ पद का सृजन किया गया, और वीटो का अधिकार भी मिला था। यानी अपने जो परिषद का सदस्य का बात मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट आपका कब लागू हुआ था, कि आपका किस वर्ष में पारित किया गया था? 1784 में। विलियम पिट उसमें उसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ एक साथ व्यापार ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापारिक अधिकार को व्यापारिक जो अधिकार था वो सिर्फ क्या था, उसको समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम। इसमें आपका शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने का था। ईसाई मिशनरियों को प्रचार में छूट दिया गया था। बसने की स्वतंत्रता दी गई थी। और स्थानीय सरकार को कर लगाने का अधिकृत किया गया था, नहीं तो उसको दंडित किया जाएगा। किसके? आपके स्थानीय सरकार को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम के भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो पूरी तरह जो एकाधिकार समाप्त हुआ था 1876। भारत में जो है आपका एकाधिकार 1813 चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो है भारत में आपका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ जो है चाय का व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ब्रिटिश मिशनरी ने भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई, तो आपका कब बसने की अनुमति प्रदान की गई? तो 1813 के चार्टर एक्ट में उसको बसने की अनुमति भी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च। ये क्या है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 लाख रुपये शिक्षा जो खर्च हुए थे वो किस अधिनियम के तहत है? चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 ईस्वी। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम भारत के गवर्नर जनरल की पद जो है व्यवस्था कब किया गया था? तो 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा 1833 में आपका गवर्नर जनरल आया था, और 1858 में वायसराय पद आया था, और 1773 में आपका गवर्नर जनरल पद आया था। 1757 में आपका बंगाल का गवर्नर पद आया था। भारतीय में स्थानीय सरकार को व्यक्तियों को कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया था। कर लगाने के लिए किसको? भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। 1813 चार्टर एक्ट के अधिनियम अधिकृत किया गया, और नहीं करने पर आपको दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि क्या प्रारंभ हुआ था? यह 1853 ईस्वी में जो है आपका भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया? तो आपको 1858 चार्टर एक्ट के 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में उसके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है को पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर सत्ता जो है साम्राज्य को आपको ब्रिटिश को साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। 1757 से 1857 तक ब्रिटिश कंपनी का शासन जो है यह आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और 1858 से आपका 1947 ईस्वी तक जो आपका ब्रिटिश क्राउन के हाथ में फिर दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद सृजित किया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद सृजित किया गया था, किसके लिए किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भारत का सचिव पद लाया गया था। अगर भारत के प्रथम सचिव की बात की जाए तो कौन थे? लॉर्ड स्टेनली। कौन सा अधिनियम जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी थी? तो ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कब हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया? तो 1861 ईस्वी में आपको अधिनियम के द्वारा जो है भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में क्या किया गया? भारतीयों को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? तो पोर्टफोलियो आपको प्रणाली को मान्यता कब मिला था? 1861 ईस्वी में। तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने जब पोर्टफोलियो स्थापना की थी, यानी विभागीय स्थापना की थी, ताकि परिषद जो है सुचारू रूप से कार्य कर सके। 1861 अधिनियम में वायसराय के आपातकालीन के दौरान अध्यादेश की अवधि कितनी थी? तो अध्यादेश की अवधि आपका 6 माह थी। कितना थी? 6 माह। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की भारत के गवर्नर को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान दी थी? तो भारतीय शासन परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, तो कितना आपको बनाई थी? 1892 ईस्वी में। निम्नलिखित अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ था? तो भारत परिषद अधिनियम 1892।
अच्छा, बजट की बात करते हैं तो सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में जेम्स मिल्टन के द्वारा लाया गया। बहस 1892 में। मतदान करने का अधिकार 1919 ईस्वी में। और राज्य केंद्र अलग बजट प्रस्तुत किया गया 1919 ईस्वी भारतीय शासन परिषद परिषद अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान हुआ? तो 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य जो आपको तौर पर चुने गए थे कौन थे? स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है, भारतीय में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 में 9 ईस्वी में किया गया। 1909 का अधिनियम क्या था? तो पृथक मताधिकार क्षेत्रों को लागू करने के लिए, यानी आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुसलमानों को दिया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली क्या है? तो आपको सबसे पहले जो है शुरू किया गया था, कब किया गया था? तो यह मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 ईस्वी में आपको शुरू किया गया था, जिसमें मुसलमानों को क्या है समय आपको सांप्रदायिक चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया गया। बाद में पहली बार आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कब की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इसे क्या एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1909 ईस्वी में। अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ हुआ मुसलमानों के लिए। अतिरिक्त निर्वाचन मंडल घुमा फिरा क्वेश्चन वही है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की बात करें या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात करें, पहली बार करें। उसके बाद यहाँ भी पूछा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कब हुई? तो ये आपको 1900 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी। ये सब क्वेश्चन कहे किए हैं। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया है, मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका को कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? आपको किसके निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो आपको भारत सरकार अधिनियम 1909। ये भी क्वेश्चन क्या है, घुमा कर दिया गया है कि विधि का निर्माण संसद आपका पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई 1909 से। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई? पर प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की बात की है तो कब हुआ था? 1909 भारत सरकार अधिनियम। संघीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था, तो ये भी बनाया गया था आपको 1909 भारत सरकार अधिनियम। राज्य परिषद और आपका केंद्रीय विधान परिषद। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 साल और केंद्रीय विधान सभा का कार्यकाल होता था आपका 3 साल का। कौन सा एक जो है द्विसदनीय विधायिका है? तो 1919 एक्ट जो है आपका आया था, उसमें आपका द्विसदनीय विधायिका की बात की गई है। भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया था? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली जो है राज्यों में लागू की गई थी, किस में लागू की गई थी? तो आपको 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ कब हुआ था? तो 1919 में ही आपको द्वैध शासन आरंभ हुआ था। उसके बाद दिए गए निम्न भारतीय अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन है आपको 1919 भारत शासन अधिनियम में ही लागू किया गया था, स्थापना किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किसको बोलते हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही आपको, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को बोला जाता है और 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है। नेक्स्ट है, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। केंद्रीय बजट को क्या किया गया? राज्य बजट से अलग किया गया था। यह 1919 ईस्वी में ही किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया? वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसके जो है 10 वर्ष के बाद संवैधानिक सुधारों का अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो 1919 ईस्वी में आया था और 10 वर्ष के बाद न करके आपका 2 वर्ष पूर्व ही जो है क्या है आपका रिपोर्ट कर दिया था। जॉन साइमन कमीशन के अध्यक्षता में आया था। यह आपका संवैधानिक सुधार क्या काम कर रहा है इसका जांच के लिए 10 वर्ष के बाद सुधारना था। मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार अधिनियम जो है किसमें है? तो प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित है। हिंदू मुस्लिम आपका अलग निर्वाचन आपका 1909 ईस्वी में है। मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार के नाम से जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919। प्रांतों में द्विसदनीय 1919 ईस्वी में। राज्यों में द्विसदनीय प्रधान 1900। अगर प्रांतों में बात करेगा द्विसदनीय तो 1919 ईस्वी में। अगर राज्यों में बात करेगा तो राज्यों में क्या होता है? राज्यों में आपका हो जाएगा 1935। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 ईस्वी में आपको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा का गठन जो है आपका आयोग का गठन हुआ
आयोग गठन हुआ था 1923 ईस्वी में, लेकिन रिपोर्ट 24 में दिया और गठन 1926 ईस्वी में। लोक ली कमीशन के आयोग की सिफारिश पर 1923 ईस्वी में, रिपोर्ट आया 24 में, गठन हुआ 1926 ईस्वी में। राज्य स्तर पर लोक सेवा आयोग 1935। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन, ये देखिए केंद्र में द्वैत शासन, ये आपका आया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, केंद्र में द्वैत शासन और संघीय व्यवस्था। अखिल भारतीय महासंघ के स्थापित करने का प्रावधान जो है शामिल किया गया है किसमें, अखिल भारतीय महासंघ के आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई, भारत में कौन सा संघीय शासन की व्यवस्था की गई है, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको मिला था, तो अवशेष शक्तियाँ जो है ये आपको मिला था गवर्नर को। किसको मिला था, तो आपके प्रांतीय गवर्नर को अवशेष शक्तियाँ मिला था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली है, तो अखिल भारतीय संघ। निम्नलिखित अधिनियम से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा अलग हुआ था, तो आपका भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही आपका भारत बर्मा अलग हुआ था। और कितने धाराएं थी आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में, जो आपके धारा की बात करती है, तो ये धारा कितने थे, तो 321। किस अधिनियम के द्वारा भारत में आपका जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो यह संघीय न्यायालय स्थापना 1900 किस एक अधिनियम, तो वर्ष 1937। केंद्र में द्वैत शासन के किस अधिनियम के द्वारा आया था, तो आपका 1935 में, और ये आपका ये भी 1935 में आया था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख सूत्र है, यहीं से क्या है आपका 250 आर्टिकल लिया गया है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्नलिखित किसके अंतर्गत आता है, 1935 भारत सरकार अधिनियम के आता है प्रांतीय स्वायत्तता। केंद्र में द्वैत शासन हो गया और प्रांतीय स्वायत्तता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था किया है, तो अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था का प्रबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघीय न्यायालय की रचना उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो आपका संघीय न्यायालय की रचना की बात करते हैं, तो संघीय न्यायालय आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वह कहाँ है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित किया है, तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू करने के लिए भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, भारत की किसे प्रांतीय स्वतंत्रता, तो प्रांतीय स्वतंत्रता था 1935 भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी, तो अवशिष्ट शक्तियाँ आपको गवर्नर को दिया गया था। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आपको राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है, तो आपको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। यह आपके भारत के विकास में आपका कोई ऐतिहासिक नहीं। 1773 का रेगुलेटिंग, 1833 का और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सभी क्या है संविधान के विकास में एक ऐतिहासिक भाग है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का चुनाव आयोजित कब किए गए थे, जुलाई 1946 ईस्वी में। मार्च 1946 में आगमन हुआ था और मई 1946 में सिफारिश दिखाया और जुलाई में इसका क्या हुआ, चुनाव हुआ। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना जो है कैबिनेट मिशन के आने के बाद हुआ था। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था, तो 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया था आपका लॉर्ड माउंटबेटन, और उस समय उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा जो है कब की गई, तो 24 अगस्त 1946 ईस्वी को की गई। निम्नलिखित कौन सा जो है सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किसका नहीं थे, तो अंतिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में कौन जो है 1946 ईस्वी में गठन प्रथम एवं अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो सदस्य नहीं था कौन आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री आपके रहेंगे बी आर अम्बेडकर। कानून मंत्री एक ही रह सकते हैं, कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नवती सरकार में पहले कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल। ये क्या बोला? 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर और उसके पहले जोगेंद्र नाथ मंडल। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में जो गठित हुआ है उसमें अंतरिम में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री। और आपका रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। विदेशी मामले में आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था ये। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्या थे आपका प्रथम गृह मंत्री। कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर गठित अंतिम मंत्रिमंडल 1946 में एक स्वतंत्र भारत के लिए पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा। ये आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृषि मंत्री। 1946 में स्थापित अंतिम सरकार के सदस्य के नहीं थे तो आपका अच्युत पटवर्धन, ये अंतिम सदस्य के रूप में नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई रक्षा मंत्री हो गए। जॉन मथाई उद्योग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका प्रथम गृह मंत्री है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से आपका 11 वर्ड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका सेकंड चैप्टर संविधान का निर्माण। आज के लिए इतना नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।